हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा एचटेट की रिवीजन क्लासेस में ग्रेविटेशनल चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को और अर्थ की ग्रेविटी को देखा था, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे उसकी वैल्यू किस तरह से वेरी करती है। आज के लेक्चर में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड एंड होलोस्फीयर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। केपलर्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे और कुछ एक पीवाईक्यूज को भी देखेंगे। देखिए, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाकर आप जरूर देखिए, उससे आपकी एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसके बाद आप ये लेक्चर भी देख सकते हैं। तो मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है ग्रेविटेशनल चैप्टर को, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। जल्दी से आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी इस दोनों लेक्चर से। तो चलिए फिर आज के ग्रेविटेशनल चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को अच्छे से पढ़ा था। वो क्या थी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मास m एट ए डिस्टेंस r किसी पॉइंट p पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? gm/r का स्क्वायर माइनस r कैप मीन्स टू आर दी सेंटर, या फिर हम कहें फोर्स पर यूनिट मास क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको भी देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्या है? E इज इक्वल टू माइनस डेल V, या फिर कहें E इज इक्वल टू माइनस करली V अपॉन करली R। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाया भी हुआ है। तो क्या हुआ? E है माइनस डेल V, इसको ध्यान में रखिए। यहां से देखिए, जब इसको कर्ल R को इस साइड लेके जाएंगे E डॉट डी आर, और यहाँ पे माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे V इंफिनिटी से R। इसका क्या मीन है कि हम एक काम वर्क करेंगे, दैट इज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू R स्लोली। वही है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, या फिर हम कहें क्या होता है कि एक यूनिट मास को हम किसी एक दूसरे मास के m मास, बड़े मास m के, जैसे मैं कहूं यहाँ पे देखिए कोई मास m होगा हमारे यहाँ पे पॉइंट P पर r डिस्टेंस पे, इंफिनिटी से हम कोई मास लेके आएंगे, यूनिट मास m नोट को हम m नोट को लेके आएंगे यहाँ से। तो जितना हम काम करेंगे वही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसकी एक और डेफिनेशन भी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P पर क्या होगा? माइनस V इंफिनिटी। इंफिनिटी पे देखिए, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंफिनिटी पे जीरो होगा। कोई भी मीन्स किसी चार्ज मास की वजह से पोटेंशियल नहीं होगा। जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे होगा, वो क्या होगा? VP इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू R, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एट पोजीशन R। तो आप इस डेफिनेशन को जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हमारा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। आप जस्ट इनको ध्यान में रखिए चीजों को। मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये है, और एक ये फॉर्मूला है। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास m की वजह से एट पॉइंट P पर, जो कि डिस्टेंस R पे है, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? VP इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R। ये एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन भी देखते हैं हमारा, क्या है? V इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। ये हमारा एक पोटेंशियल दिया हुआ है। फाइंड E एट इस पोजीशन पे हमें E फाइंड आउट करना है। तो हमें रिलेशन अच्छे से पता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल V। तो क्या करेंगे? इसको खोल देंगे, माइनस करली V अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली V अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली V अपॉन करली जेड के कैप। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x वाई जेड क्यूब, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे x स्क्वायर जेड क्यूब आ जाएगा, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे 3z x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा हमारा। तो उसके बाद देखिए 1 को पुट कर देंगे। जब 1 को पुट करेंगे, सभी वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप आ जाएगा। ये हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वेक्टर फॉर्म में आया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, क्योंकि इन्होंने E बोला हुआ है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है।
तो क्या करेंगे, जस्ट इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट कर देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √14 हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखिए आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, किसी मास m की वजह से किसी डिस्टेंस r पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, और इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यहाँ इस तरह का एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में आया हुआ है, क्योंकि वहां पे भी ये रिलेशन वैलिड करता है। तो आप इनको ध्यान में रखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड होलोस्फीयर। देखिए इस टॉपिक के रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ सकता है, थोड़ा सा डेरिवेशन। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि ये कैसे आया। टॉपिक क्या है कि हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एक होलो या फिर सॉलिड स्फीयर की वजह से। मैंने यहाँ पे होलो स्फीयर लिया है, यहाँ पहला केस। मैं आपको यहाँ पे एक ही पॉइंट का करके दिखाऊंगी, बाकी आप डायरेक्टली रिजल्ट याद रख सकते हैं। अगर आप इसका डेरिवेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस जस्ट समझिए, क्योंकि आप थोड़ा सा फील करेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। होलो स्फीयर मैंने लिया जिसका मास m है, और यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। पीछे हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को निकाल लिया था, जिसकी वैल्यू थी पीछे, मतलब पिछले लेक्चर में, Gm/r का स्क्वायर। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि इसके बाद ही आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। यहाँ पे था हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू Gm/r का स्क्वायर माइनस r कैप। तो अब हमें इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हमने फॉर्मूला देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से r E.dr। तो हम जस्ट इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, E की वैल्यू को पुट करेंगे, Gm/r का स्क्वायर माइनस r कैप, dr देखिए हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो dr की डायरेक्शन भी हमारी क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, इस साइड, dr r कैप हुई। cos ऑफ 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, क्योंकि जो हमारा जो E है वो भी इसी डायरेक्शन में, और dr हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो cos थीटा 0 होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस r कैप 1 हो जाएगा, cos 0 भी 1 हो जाएगा, तो Gm/r का स्क्वायर dr। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे माइनस Gm/r आएगा इन्फिनिटी से r, माइनस Gm/r को पुट करेंगे, माइनस Gm/इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P पर क्या आएगा, माइनस Gm/r। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल क्या आया, V एट P माइनस Gm/r। ये हमारा पोटेंशियल है। पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा एट सरफेस पे भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, एट सरफेस पे v की वैल्यू क्या है, उसको भी अगर हम देखें तो हम जस्ट हमारी लिमिट को चेंज कर देंगे। जो ये आया था इन्फिनिटी से r, अब इन्फिनिटी से कैपिटल R कर देंगे, क्योंकि पहले हम इन्फिनिटी से आ रहे थे इस पॉइंट R पर, सेंटर से जो ये दूरी थी R। अब क्या करेंगे, इन्फिनिटी से आएंगे इस पॉइंट पे, मीन्स R तक आएंगे, तो हम इसमें जस्ट इसमें माइनस Gm, बाकी सारा इंटीग्रेशन सेम होगा, हमारी लिमिट चेंज होएगा, Gm/r इन्फिनिटी से R तक आ जाएंगे। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस Gm/r होगा एट सरफेस पे, और क्योंकि जो इन्फिनिटी जब पुट करेंगे वो 0 आ जाएगा, तो सरफेस पे ये होगा। अगर फिर चलो मैं आगे फाइंड कर ही देती हूँ आपके, कि सेंटर पे या फिर r लेस देन जब r होगा तब हमारा पोटेंशियल क्या होगा, तो उसके लिए फिर क्या होगा, यहां से यहां तक तो जो हमारा उसकी वैल्यू है E की, ये पुट होगी, लेकिन जब दो लिमिट में टूटेंगे ना, देखिए ये वाला फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से r हो जाएगा E.dr प्लस में r से 0 हो जाएगा E.dr, और r से 0 तक जब हम जाएंगे तो हमारा E क्या होता है, 0, होलो स्फीयर के केस में आपने पीछे पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में। तो v जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही हम सॉल्व करके यहाँ तक ही पहुंच जाएंगे, माइनस Gm/ मैं डायरेक्टली कर रही हूँ यहाँ पे अपॉन r, और हमारी लिमिट फिर इन्फिनिटी से r हो जाएगी, ये वाला पोर्शन तो 0 हो ही जाएगा। तो v एट सेंटर कहें या फिर
r लेस देन r पे क्या होएगा माइनस GM/r। तो देखिए मैंने तीनों केसेस को फाइंड आउट करके आपको बता दिया। आगे हम जो इसके रिजल्ट करेंगे वो डायरेक्टली देखेंगे, इन फॉर्मूला को डायरेक्टली याद करेंगे सॉलिड स्फीयर के वजह से भी। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ये जस्ट समझाने के लिए था। तो मैंने आपको पीछे फाइंड आउट करके दिखाया कि कैसे हम एक होलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं उसके आउटसाइड सरफेस पे या फिर इनसाइड। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट ये चीजों को याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको चीजें याद रखनी है ताकि आप एग्जाम में फटाफट वो चीजें अप्लाई कर पाए। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर V दिया है, V से हम E फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर E दिया है तो हम V को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से फाइंड आउट हो जाएंगे। सबसे पहले होलो स्फीयर को देखते हैं। ये होलो स्फीयर है। E हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है आउटसाइड R ग्रेटर देन मींस आउटसाइड पॉइंट पे, यहाँ पे सेंटर से दूरी है इसकी R, क्या होती है GM/r का स्क्वायर माइनस r कैप। और पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा माइनस GM/r। आप याद रखिए, देखिए यहाँ पे जस्ट क्या किया, एक r रिमूव कर दिया। सरफेस पे क्या होगा, r है तो r स्क्वायर कर दीजिए माइनस r कैप, GM/r का स्क्वायर माइनस r कैप। और फिर सरफेस पे जो पोटेंशियल क्या होगा माइनस GM/r। और यहाँ पे देखिए आप जो रिजल्ट है ये और ये दोनों सेम है सॉलिड स्फीयर के लिए और होलो स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर मैंने यहाँ पे लिया है, m उसका मास है, रो उसकी डेंसिटी है, r उसकी रेडियस है। तो जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है ये देखिए सेम है, आपको ज्यादा याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। सेम है ये आउटसाइड जो है होलो के लिए और सॉलिड के लिए। ये पोटेंशियल भी सेम है आउटसाइड माइनस GM/r माइनस GM/r। सरफेस पे देखिए ये इंटेंसिटी है होलो के लिए और ये सॉलिड के लिए, ये दोनों भी सेम है। और ये दोनों भी सेम है पोटेंशियल सरफेस पे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। जो ये केस है ये डिफरेंट है। क्या इनसाइड होलो स्फीयर की इंटेंसिटी होती है 0 और पोटेंशियल होता है माइनस GM/r। हर एक पॉइंट पे ये पोटेंशियल होता है इनसाइड। जो सॉलिड स्फीयर है ये मैंने पिछले लेक्चर में फाइंड आउट किया था GM/r³ माइनस r कैप। या अगर डेंसिटी दी हो, m ना दिया हो, डेंसिटी दी हो 4/3 पाई रो GR माइनस r कैप। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हो गया हमारा सॉलिड स्फीयर की इंटेंसिटी इनसाइड। फिर इसका पोटेंशियल निकलेगा तो क्या होगा माइनस GM/2r³ इंटू में 3r² माइनस r²। तो ये आप ध्यान में रखिए। अभी मैं आपको इसके बेस पे एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपकी और अच्छी समझ हो जाएगी। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। द डेंसिटी इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस a इज गिवन बाय दिस, where rho naught is density at surface and r denote the distance from the center. The gravitational field due to this sphere at a distance 2a from its center will be। क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस a है और उसकी डेंसिटी रो नॉट a/r दी हुई है, और हमें 2a पोजीशन पे मींस आउटसाइड सॉलिड स्फीयर E पूछा हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो आप केस दे सकते हैं कौन सा है यहाँ पे आउटसाइड वाला। ये हमारा रिजल्ट होगा, क्या होगा GM/r का स्क्वायर माइनस r कैप। ये होगी हमारी आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 2a पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने तो दिया हुआ है जो है डेंसिटी, लेकिन हमारे पास मास m है तो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से मास m को। देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, मास को रो dv लिख सकते हैं। यहां से dv हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। रो नॉट a/r हमें डेंसिटी दी है, dv क्या खुलेगा कैसे r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई। ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट हुआ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। 0 से हमारी a लिमिट होगी। a क्यों होगी, क्योंकि हमारी डेंसिटी यहां तक, ये मास हमारा यहां तक है, इसलिए 0 से a लेंगे। 0 से पाई और 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई डी फाई, 0 से पाई साइन थीटा और रो नॉट a r d r।
तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से a है यहाँ पे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पाई 0 से 2 पाई और हमारा माइनस कॉस ऑफ थीटा जो है 0 से पाई रो नॉट ए आर का स्क्वायर बाय 2 0 से a। आगे सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई, यहाँ से माइनस कोस ऑफ थीटा है, जब पाई पुट करेंगे तो -1, 0 पुट करेंगे तो 1, तो वो हमारा सॉल्व होके 2 आ जाएगा। इसके बाद रो नॉट ए का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो मास की वैल्यू हमारी ये आई। जब मास की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए पुट करते हैं हम, मास की वैल्यू को पुट करेंगे और आर की वैल्यू को 2a पुट करेंगे, जी एम को पुट करते हैं 4 पाई रो नॉट ए की क्यूब डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आर स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, 2a का स्क्वायर पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे एक इस 4 से ये कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा। तो क्या आया हमारे पास, a की स्क्वायर हो जाएगी, a की स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो जी पाई रो a बाय 2 हमारा आंसर हुआ। आप देख सकते हैं कौन सा, जी पाई रो, यहाँ पे सेकंड आंसर करेक्ट है इसका। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आगे हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। ये रिंग ऑफ मास m है हमारे पास और एक पॉइंट P है x डिस्टेंस पे अबव द रिंग। यहाँ पे हमसे पूछ सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और या फिर पोटेंशियल फाइंड आउट करना, हमें यहाँ पे पूछ सकता है, फाइंड आउट नहीं, यहाँ पे हमें या फिर कोई डिस्टेंस देगा, x की कोई डिस्टेंस देगा, वहां पे एग्जाम में पूछ सकता है कि वहां पे पोटेंशियल कितना है या फिर वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है। तो ये दो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स कैप, ये है इंटेंसिटी और ये है पोटेंशियल, माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। इसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी मास m की वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास स्मॉल m। यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर दो मासेस के बीच में, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम अपॉन आर। इसके साथ हम जब स्मॉल m को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन में आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है एग्जैक्टली अगर हम बात करें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल बॉडी की डिफाइन नहीं होती, ये दो बॉडी की या फिर किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं। देखिए दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऐसे हो सकता है u फाइनल माइनस u इनिशियल। इनिशियल पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी से हम कोई मास उठा के यहाँ पे रखेंगे और इन्फिनिटी पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, माइनस जी एम एम अपॉन में आर। आगे देखिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस या फिर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। WC यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। इस डेफिनेशन के बेस पे हम एक क्वेश्चन भी करते हैं जो आपको समझ में आएगा, ये आप ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए क्या है हमारे पास, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू टेक द मास m। ये मास m है अवे फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ है, इसके ऊपर कोई मास m रखा हुआ है और कैपिटल M हमारा अर्थ का मास है। इस मास को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से हमें बाहर लेके जाना है पड़ेगा, मतलब पूछा हुआ है बाहर लेके जा रहे हैं, तो कितना काम हमें करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कहीं पे हम ले गए जहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 है, इन्फिनिटी पे हम ले गए, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से बाहर लेके जाना है कि उस मास m को, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या होगी इसकी, ये m है और ये कैपिटल M है, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी एम एम अपॉन में आर, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देखिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल,
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल क्या है, यहाँ पे अर्थ और मास m के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इज इक्वल टू क्या आई, Gm अपॉन आर। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। डेल्टा यू, देखिए डेल्टा यू क्या होता है, इज इक्वल टू वर्क डन पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क, मीन्स इतना वर्क हमें करना पड़ेगा तो हम इस मास को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जा पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसका अगर हम नेगेटिव कर दें, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, उतना मीन्स उतने फोर्स से या फिर उतनी पोटेंशियल एनर्जी से अर्थ ने हमें अपनी तरफ खींचा है, उसका पॉजिटिव वर्क हम करेंगे तो हम उसको अर्थ के फील्ड से बाहर लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और उसका उल्टा जो है उतने से हमें ग्रेविटी ने बांधा हुआ है, उतना अगर पॉजिटिव कर देंगे तो वो ग्रेविटी उसके फील्ड से बाहर निकल जाएगा मास m। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इस डेफिनेशन का जो मैंने रिजल्ट है समझा दिया आपको, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इफ नो अदर फोर्स प्रेजेंट देन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी टोटल, जो है सिस्टम की इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तब होगा जब कोई भी अदर फोर्स प्रेजेंट नहीं है। इसके बेस पे यहाँ पे हम ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी को निकाल के देखेंगे। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इसका हमें जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैंने जस्ट समझाया कि ये कैसे आई, बस आपको थोड़ा सा टॉपिक को अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने ये करवाया, लेकिन आपके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से किसी मास m को अगर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाना चाहते हैं तो उसको इनिशियल वेलोसिटी जो देते हैं वो होती है एस्केप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, √2gm अपॉन r। m यहाँ पे अर्थ का मास है और रेडियस अर्थ की रेडियस है, या फिर √2gr। यहाँ पे देखिए अगर ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देंगे, gm r स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारी ग्रेविटी हो जाएगी और r यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। ये कैसे आई, देखिए ये अर्थ है, यहाँ पे मास m रखा हुआ है, मास m है तो इसकी इनिशियल हम इसको कोई काइनेटिक एनर्जी देंगे, वो क्या होगी, हाफ mv एस्केप का स्क्वायर v एस्केप का स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, -gmm अपॉन में r, ये होगी इनिशियल। अब फाइनल में देखिए जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पे जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी भी वहां पे जीरो होगी। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल एनर्जी इनिशियल देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रखा इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो। और जब इसको सॉल्व करेंगे इधर उधर ले जाके तो हमारी जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2gm अपॉन r। जस्ट आप फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ये जस्ट समझाने के लिए था। इसके बाद हम करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी पे या स्पीड ऑफ सैटेलाइट। देखिए ये अर्थ है और कोई मास m का कोई सैटेलाइट है किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, √gm अपॉन r। r वो रेडियस है, वो जिस रेडियस में मूव कर रहा है अर्थ के सेंटर से। अगर देखिए r जो रेडियस है अप्रोक्सीमेटली मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है तो इस r को ये पुट कर देंगे √gm अपॉन r। अगर ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए gm r का स्क्वायर इंटू में r, अगर ऐसा करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है तो ये क्या निकल के आएगा, √g इंटू r। तो ये हुई ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये आती कैसे है अगर इसको हम समझना चाहें, देखिए यहाँ पे जो मास m है, मास m अर्थ की तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगेगा वो प्रोवाइड करेगा। तो हमें पता है जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी वैल्यू कहते हैं mv² अपॉन r। वो किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा, gmm अपॉन में r का स्क्वायर। यहाँ से ये कट हो जाएगा, मास कट हो जाएगा तो यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी जो निकल के आएगी √gm अपॉन r।
एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है, जो एस्केप वेलोसिटी होती है √2 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। आप इनका फॉर्मूला देख भी सकते हैं, जो एस्केप है और यहाँ पे अगर ये देखें √2 GMR और ये GMR, तो इनके बीच में ये रिलेशन है। आप इन दोनों ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी को ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पीछे हमने सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी देख ली, अब हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट देखते हैं। टाइम पीरियड देखिए क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी होगी, 2πr, ये टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो सैटेलाइट, डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया पीछे, √gm/r। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ से जब इसका स्केयर करेंगे और सॉल्व करेंगे तो t² = r³ आएगा। ये है हमारा केप्लर्स थर्ड लॉ, इसको भी आप ध्यान में रखिए। आगे है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी देखिए 12mv ऑर्बिटल का स्केयर। ऑर्बिटल वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर देंगे, gm/r आ जाएगी जब इसका स्केयर करेंगे, 12m gm/r। पोटेंशियल एनर्जी देखिए अर्थ और ये मास m के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -gmm/r। दो बॉडी के बीच की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा gmm/2r। देखिए जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी का जस्ट नेगेटिव होती है। इनकी वैल्यू देखिए सेम है, 12m gm/r, और यहाँ पे जस्ट माइनस का साइन है टोटल एनर्जी में। तो आप इनको ध्यान में रखिए। यहाँ से कई बार एक बार केवीएस में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप याद रखिए, यहाँ से एचटेट में भी आ सकता है। आगे है बाउंडेड सिस्टम। देखिए ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मैं आपको अभी करवाऊंगी। पहले आप इसको समझिए, जो भी बाउंडेड सिस्टम होता है उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। मीन्स वो किसी ना किसी बॉडी उसको अपनी तरफ बांध के रखती है, कोई अनदर बॉडी एक सिस्टम को बांध के रखती है, तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। जब एनर्जी नेगेटिव होती है तो वो जो सिस्टम है या तो वो सर्कल में मूव करेगा या फिर एलिप्स में मूव करेगा। ऐसे बाउंडेड सिस्टम होगा सर्कल में या एलिप्स में मूव करेगा। तो आप याद रखिए बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव होती है, वो क्या होता है, सर्कल या फिर एलिप्स उसका ऑर्बिट होगा। अनबाउंडेड सिस्टम जो होता है उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। पैराबोला की एनर्जी 0 होती है, पॉजिटिव एनर्जी 0। और हाइपरबोला ये भी अनबाउंडेड सिस्टम है और इनकी एनर्जी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं जो इसेंट्रिसिटी है। जो हमारा सर्कल होता है उसकी इसेंट्रिसिटी 0 होती है। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 और 0 के बीच में होती है। 1 इसेंट्रिसिटी पैराबोला और स्ट्रेट लाइन की होती है, और इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला की होती है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाती हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये क्वेश्चन, एचटेट के प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन, इफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए मूविंग बॉडी अंडर इनवर्स सेंट्रल फोर्स इज पैराबोलिक, जो ट्रेजेक्टरी है बॉडी की मूव करने की वो पैराबोलिक है, देन इसेंट्रिसिटी एंड टोटल एनर्जी विल बी। इसेंट्रिसिटी और टोटल एनर्जी उसकी क्या होगी। देखिए हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है या बॉडी है वो पैराबोला है। यहाँ पे देखिए जो हमारा पैराबोला है ये रहा, तो उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे ऑप्शन देखिए सेकंड और थर्ड में इसेंट्रिसिटी 1 है। पैराबोला है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव एनर्जी उसकी होगी, नहीं उसकी सॉरी पॉजिटिव एनर्जी होगी। ये वाली पैराबोला है उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे पैराबोला होगा तो उसकी इसेंट्रिसिटी होगी 1 और उसकी एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। पॉजिटिव एनर्जी E = 0। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ से करेक्ट होगा। तो आप इन वैल्यूज को डायरेक्टली याद रखिए। अब हम बात करेंगे केप्लर्स के लॉ पर। थर्ड लॉ मैंने आपको बता दिया कि जो ऑर्बिट का टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर = ऑर्बिट की रेडियस के क्यूब के इक्वल होता है। तो ये थर्ड लॉ हुआ। उसके बाद है जो हमारा केप्लर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि सभी के सभी प्लैनेट्स जो है अराउंड सन एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर दे। देखिए ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स है, यहाँ पे सन होगा
और जो प्लेनेट है हमारे इस यहाँ पे ये प्लेनेट है यहाँ पे मूव करेगा इस तरह से एक ऑर्बिट में, जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। ये हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ है। केपलर का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, देखिए जो प्लैनेट्स जब मूव करते हैं वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो उनकी वेलोसिटी मूव करने की कांस्टेंट नहीं होती। क्या कांस्टेंट होता है? एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। देखिए यहाँ पे ये प्लैनेट है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मींस जो ये एरिया वो स्वाइप करेगा और ये एरिया, ये दोनों इक्वल होंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये है इसका मीन। प्लैनेट स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अराउंड सन। देखिए ये वाला एरिया वो 1 सेकंड में ये वाला एरिया स्वैप कर रहा है और 1 सेकंड में ये वाला एरिया स्वैप कर रहा है। वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? जो ये सन के अराउंड जब वो मूव करे, सन के नजदीक सबसे नियर पॉइंट पेरिजी पे जब वो हमारा प्लेनेट मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी, और मीन्स यहाँ पे ये फास्टली मूव करेगा। और जब वो एफओजी पे होगा उसकी वेलोसिटी क्या होएगी? कम होएगी यहाँ से। तो ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, ना कि वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट इक्वल होगी। एरियल वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी। तो ये हमारा केपलर्स का सेकंड लॉ था। कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ या फिर थर्ड लॉ क्या होते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर और इससे पहले वाला लेक्चर, जो 2 लेक्चर मैंने करवाए हैं, वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन लेक्चर्स को, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरी बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बीच बीच में 1-2 प्रीवियस ईयर भी डाले हैं। सारा का सारा मैंने इसमें कुछ भी लगभग सब करवा दिया है ग्रेविटेशनल चैप्टर का। आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ है। तो इसके बाद मैं कोई दूसरा चैप्टर लेके आऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।